वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मनोविज्ञान के मॉडल पेपर के बारे में इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। बीए प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए मनोविज्ञान का यह मॉडल पेपर बहुत ही हेल्प करेगा उनकी परीक्षा में। तो आप सभी लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मनोविज्ञान ने साइकोलॉजी के लिए आप लोग लगातार कमेंट्स कर रहे थे कि सर जी बीए फर्स्ट सेमेस्टर का 2023 की परीक्षाओं के लिए कोई मॉडल पेपर दे दीजिए। तो मैं उनके लिए सजेस्ट करूंगा कि 2022 में भी मॉडल पेपर मैंने करवाया था, उसको भी आप देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में और तमाम प्रकार की वीडियो आपके चैनल पर उपलब्ध है। प्लेलिस्ट आप चाहेंगे प्लेलिस्ट वाले कॉलम में तो आपको मिल जाएगी मनोविज्ञान से संबंधित, तो आप देख लीजिएगा। बाकी ये 2023 का मॉडल पेपर है, आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। सब्जेक्टिव टाइप का ये क्वेश्चन पेपर है। आइए चर्चा करते हैं कैसे कैसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। बीए प्रथम वर्ष मनोविज्ञान जो छात्र छात्राएं लिए होते हैं उनको क्या पढ़ना होता है भाई, उनके बारे में अगर मैं बताऊं तो उनको जब प्रथम सेमेस्टर में पहुंचते हैं तो उनको पढ़ना होता है क्या, उनको पढ़ना होता है मूल मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएं। क्या पढ़ना होता है भाई, उनको पढ़ना होता है मूल मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएं। ठीक है, मनोवैज्ञानिक जो प्रक्रियाएं होती हैं उनके बारे में, यानी कि बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस पढ़ना होता है फर्स्ट सेमेस्टर में। ठीक है, अब यहाँ पर जो प्रश्न आपसे पूछे जाने हैं कुछ इस प्रकार से आएंगे, तो उसको थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। खंड आ से सभी प्रश्न आपको करने होते हैं। 50 शब्दों में इन प्रश्नों के उत्तर को देना होता है। खंड बा से लघु उत्तरीय प्रश्न अपेक्षित होते हैं जिनको आपको 200 शब्दों में लिखना होता है। और आपको 8 क्वेश्चन दिए जाते हैं जिनमें से केवल आपको 4 प्रश्न मतलब 5 प्रश्न ही करने होते हैं। और दीर्घ उत्तरीय में 4 क्वेश्चन दिए जाते हैं जिनमें से केवल 2 करने होते हैं और 500 शब्दों में एक प्रश्न का उत्तर आपको लिखना होता है। इस प्रकार से आपका पेपर का जो है बटा हुआ होता है पेपर। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। प्रश्न आपसे क्या पूछा गया आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भाई मनोविज्ञान को परिभाषित कीजिए। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, मनोविज्ञान को परिभाषित कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपकी परीक्षा में 100% आने वाला है, तो इस प्रश्न को एकदम से आपको याद कर लेना है। मनोविज्ञान की बात की है तो मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान को अंग्रेजी में साइकोलॉजी बोलते हैं, ये बात आप सभी लोग जानते हैं। ठीक है, साइकोलॉजी जो शब्द है जो साइकोलॉजी शब्द है ये यूनानी भाषा के 2 शब्दों से मिलकर के बना है। यूनानी भाषा के 2 शब्द कौन कौन से, एक तो है शब्द आपका साइके। ठीक है, एक शब्द क्या है आपका साइके, और दूसरा कौन सा है लोगस। ठीक है, क्या शब्द है लोगस। ठीक है, जिसमें लोजी लगता है लास्ट में, वैसे लोजी शब्द आपका लोगास से बनता है। तो यूनानी भाषा के दोनों शब्द हैं साइके और लोगास। साइके का मतलब होता है आत्मा और लोगास का मतलब होता है विज्ञान। यानी आप देखते हैं मनोविज्ञान को इस प्रकार से हम क्या कह सकते हैं कि मनोविज्ञान जो है वो आत्मा का विज्ञान है। और इसके रूप में शुरुआत में स्वीकार भी किया गया, लेकिन बाद में विचारकों ने कहा कि भाई ये पूरा उतना सही मात्रा में सही नहीं है। चूंकि क्या हुआ कि जब बात आई कि भाई आत्मा क्या है, आत्मा का स्वरूप क्या है, तो वैज्ञानिकों में मतभेद होगा कि आत्मा की कोई सटीक परिभाषा लोगों ने नहीं दे पाया। वैज्ञानिकों ने तो आत्मा का स्वरूप को, आत्मा का स्ट्रक्चर नहीं बता पाए वैज्ञानिक लोग, तो इस कारण से आत्मा का विज्ञान कहना उतना ज़्यादा तर्कसंगत नहीं हुआ। आत्मा के विज्ञान की परिभाषा को अमान्य करने के बाद में मनोविज्ञान को मन अथवा मस्तिष्क का विज्ञान समझा जाने लगा। परंतु क्या हुआ कि मस्तिष्क की प्रकृति और स्वरूप को भी निश्चित नहीं किया जा सका। तो 19वीं शताब्दी में मनोवैज्ञानिकों ने क्या किया, मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा। अब चेतना का विज्ञान कह करके लोगों ने परिभाषित किया, लेकिन क्या हुआ कि मनोविज्ञान के इस रूप को भी स्वीकार नहीं किया जा सका, क्योंकि जो मनोविश्लेषणवादी हैं उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि चेतना का व्यवहार पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके अतिरिक्त मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र जो है चेतना का अध्ययन मान लेने से नहीं होता है। पशु पक्षियों में, बालकों में, विक्षिप्तों को चेतना का अनुभव संभव नहीं हो सकता है। अर्थात केवल इतना कह देना कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है, यह भी तर्कसंगत अपने आप में नहीं है। यानी 3 बातें मैंने आपको अभी तक बताई। मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, ये भी रिजेक्ट हो गया। मनोविज्ञान मन का विज्ञान है, मस्तिष्क का विज्ञान है, ये भी रिजेक्ट हो गया। मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है, ये भी रिजेक्ट हो गया। अब क्या हो गया, मनोविज्ञान को किस विज्ञान के रूप में स्वीकार किया गया है। तो चूंकि मनुष्य एक व्यवहारिक प्राणी है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो इसके हिसाब से देखा गया कि भाई जब मनुष्य एक व्यवहारिक प्राणी है तो मनोविज्ञान क्या है, व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। इस बात को लेकर के ई वाटसन महोदय आते हैं। ई वाटसन महोदय 20वीं शताब्दी के एक प्रकार से विद्वान है। ई वाटसन कहते हैं कि मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। और वर्तमान काल की बात की जाए या जो है आधुनिक काल में, तो मनोविज्ञान को हम किस का विज्ञान मानते हैं, तो मनोविज्ञान को हम शुद्ध विज्ञान मानते हैं, वो भी व्यवहार का शुद्ध विज्ञान, यानी कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, बिहेवियर का विज्ञान है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई, आगे समझते हैं।
तो ये हो गई मनोविज्ञान का कुछ अर्थ और परिभाषा आपसे पूछी गई है। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि स्ट्रक्चर आपको बता दिया जाए, एक प्रक्रिया बता दी जाए मनोविज्ञान बनने की, मनोविज्ञान क्या है उसको समझने की। तो मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान रिजेक्ट हुआ, मनोविज्ञान फिर आया मन या मस्तिष्क का विज्ञान धारणा, वो भी रिजेक्ट हुई। उसके बाद मनोविज्ञान की धारणा क्या आई कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है, फिर वह भी रिजेक्ट हो गया। फिर आया लास्ट में आपका मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, और ई वाटसन महोदय का एक कथन कि मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। ये एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे और अच्छे तरीके से डिफाइन कर दिया, ठीक है, मनोविज्ञान की परिभाषा को। अब यहाँ पर मैं परिभाषा को आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। विभिन्न सारे विद्वानों ने, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग विचारधारा से, चूंकि विद्वान प्रेरित होते हैं तो अपने अपने हिसाब से लोगों ने परिभाषा दी। तो उनमें जो परिभाषा, पहली परिभाषा किसकी है, पहली क्या मतलब कि मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ पहली परिभाषा, बाकी विद्वानों ने अलग अलग तरीके से दी है अलग अलग समय में। कार्ल सनिक महोदय कहते हैं कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। क्या कहा कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है, कार्ल सनिक महोदय कहा। दूसरे विद्वान आते हैं, उनका नाम है वुडवर्थ। वुडवर्थ महोदय कहते हैं कि भाई तुम ही काल्पनिक सब नहीं जानते हो, हमहू जानित है। तो काल्पनिक की बातों के को ध्यान में रखते हुए इन्होंने कहा, वुडवर्थ महोदय ने, कि मनोविज्ञान वातावरण से संपर्क होने वाले मानव व्यवहारों का विज्ञान है। देखिए व्यवहार के बारे में कहा, वाटसन महोदय ने भी बताया कि मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। काल्पनिक महोदय ने कहा कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है, जबकि वुडवर्थ कहते हैं कि मनोविज्ञान जो है वातावरण में संपर्क होने वाले जो मानव व्यवहार हैं, यानी ऐसे मनुष्य के व्यवहार जो कि वातावरण से संपर्क स्थापित करते हैं, उस प्रकार के व्यवहार को हम मनोविज्ञान कहते हैं। उसके बाद में आते हैं मर्फी महोदय। मर्फी महोदय की परिभाषा भी बड़ी जबरदस्त है। वो कहते हैं कि मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो जीवित व्यक्तियों की उन प्रतिक्रियाओं का अध्ययन करता है जो वे अपने वातावरण में करते हैं। अच्छा, बात वुडवर्थ की जो है वही बात मर्फी महोदय भी कह रहे हैं, लेकिन उनके शब्दों में थोड़ा सा चेंजमेंट आपको दिखाई पड़ता है। इसके बाद में आते हैं आपके बोरिंग महोदय। बोरिंग महोदय की परिभाषा बोरिंग है नहीं, जैसा नाम से आपको स्पष्ट हो रहा है बोरिंग। बोरिंग का मतलब उनकी परिभाषा बोरिंग नहीं, बड़ी जबरदस्त परिभाषा बोरिंग महोदय देते हैं। कहते हैं कि मनोविज्ञान मानव प्रकृति का विज्ञान है, यानी जो मनोविज्ञान है, साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ ह्यूमन नेचर। क्या किसने कहा? ये बोरिंग महोदय ने कहा। पांचवें विद्वान आते हैं, उनका नाम है मन। मन महोदय ने कहा कि मनोविज्ञान अनुभव के आधार पर किए गए आंतरिक अनुभव एवं बाह्य व्यवहार का विधायक विज्ञान है। विधायक माने बड़ा विज्ञान, प्रमुख विज्ञान। तो एक प्रकार से, इस प्रकार से विद्वानों ने मनोविज्ञान की परिभाषाओं को दिया। यहाँ पर मैंने आपको समझा दिया, विस्तार से मैंने आपको बताया, सारी चीजों को मैं समझाया। ठीक है, क्लियर हो गई बातें? आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। चले, तो इस प्रकार से मनोविज्ञान की परिभाषा आपके समक्ष हो गई। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, योग और मतलब योग एवं मेडिटेशन, यानी ध्यान जिसको कहते हैं। मेडिटेशन का मतलब क्या होता है? ध्यान। तो इसके होने वाले तीन लाभों को बताइए। तो योग से क्या लाभ होता है और मेडिटेशन से क्या लाभ होता है? तो सबसे पहले योग से क्या क्या लाभ होते हैं इसको मैं बताऊं। पहला लाभ योग से होता है कि योग से जो होता है भाई, आपका मन शांत होता है। क्या शांत होता है? योग से मन शांत होता है। दूसरी बात क्या? दूसरी बात ये होती है योग करने से कि मांसपेशियों को अच्छा व्यायाम हो जाता है, मांसपेशियां आपकी एक प्रकार चरफर हो जाती हैं। ठीक है। तीसरा लाभ ये होता है योग करने से कि योग से क्या होता है भाई, तनाव आपका जो होता है, जो फ्रस्ट्रेशन होता है वह भी दूर होता है। तो यह भी एक लाभ है योग से। चौथा लाभ भी आप ध्यान रख लीजिएगा, योग से क्या होता है, अच्छी नींद भी आती है। इसके अलावा पांचवा लाभ ये है कि योग से भूख अच्छी लगती है और पाचन भी आपका सही रहता है। यानी ये 5 लाभ योग के हैं जो मैंने आपको बताया। और भी लाभ है लेकिन ये 5 मुख्य लाभ हैं जो कि मैंने आपको बताया। 3 ही पूछा गया लेकिन मैंने सोचा आपको 5 बता दिए जाए। केवल अगर अकेले प्रश्न पूछे कि योग से लाभ बताएं तो इन 5 पॉइंट को आप लिख दीजिएगा। क्या क्या भाई? योग से मन शांत रहता है, मांसपेशियों का अच्छा व्यायाम होता है, तनाव से व्यक्ति दूर होता है, अच्छी नींद आती है, भूख अच्छी लगती है, पाचन क्रिया भी आपकी सही होती है। किससे? योग करने से। तो ये हो गया भाई योग का लाभ। अब बात करते हैं हम, क्या अगला पॉइंट आपका है ध्यान, यानी मेडिटेशन जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं। मेडिटेशन या ध्यान से क्या लाभ होता है? तो ध्यान से चिंता को हम नियंत्रित करते हैं। पहला लाभ, किसको नियंत्रित करते हैं? चिंता को नियंत्रित करते हैं। किसके द्वारा? मेडिटेशन के द्वारा, ध्यान के द्वारा। चिंतित व्यक्ति अगर मेडिटेशन करता है तो वो एक प्रकार से शांत रहता है। ठीक है। दूसरी बात, दूसरा लाभ ये है मेडिटेशन का या चिंता का मतलब कि ध्यान का, कि ध्यान करने से क्या होता है, तनाव के स्तर को हम कम कर सकते हैं। जो आपका फ्रस्ट्रेशन है, जो टेंशन है, वो टेंशन कम हो जाता है। जो तनाव होता है वो तनाव कम हो जाता है। क्या करने से? मेडिटेशन करने से। तीसरी बात यह है कि मेडिटेशन से चिंता विकार वाले लोगों में चिंता के लक्षणों को कम करने में क्या होती है? मदद मिलती है।
चौथा लाभ ये होता है इसका कि मेडिटेशन से मन को शांत करने में काफ़ी एक प्रकार से मदद मिलती है, यानी मन को शांत किया जाता है मेडिटेशन से, यानी कि जो है जिसको आप कहते हैं ध्यान से, ठीक है। इसके अलावा पांचवा लाभ आप लिखिएगा जो है मेडिटेशन यानी ध्यान से क्या होता है, भावात्मक स्वास्थ्य को भी बढ़ावा मिलता है। इसके अलावा ध्यान जो होता है आत्मा मतलब क्या करता है, ये आत्म जागरूकता को बढ़ाता है ध्यान। इसके अलावा सातवां लाभ इसका ये होता है कि ध्यान जो होता है यह उम्र से संबंधित स्मृति हानि को कम कर देता है, यानी कि जो आगे चल करके भूलने की प्रक्रिया, भूलने की बीमारी होती है उसको कम करता है, ध्यान करने से आपको वो कम होती है। आठवां लाभ इसका ये है कि ये ध्यान जो होता है इससे दया का भाव पैदा होता है, ये बात भी ध्यान रखें। तो एक प्रकार से ये ध्यान के कुछ लाभ थे, यानी मेडिटेशन के लाभ और योग के लाभ मैंने आपको बता दिए, क्लियर हो गई बातें। अब आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं और भी पॉइंट को हम समझते हुए आगे बढ़ते हैं। विस्तार से हम एक पॉइंट को समझेंगे। आपको बता दूं कि जो है आपको यहाँ पर इन चीज़ों के बारे में समझना पड़ेगा, इन चीज़ों को जानना पड़ेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है भाई, प्रत्यक्षीकरण को परिभाषित कीजिए। ये प्रश्न ऐसे हैं सारे के सारे, प्रत्यक्षीकरण से एक प्रश्न हमेशा आता है, योग और मेडिटेशन से तो लगभग 2 प्रश्न आपके तैयार हो जाएंगे, मनोविज्ञान की परिभाषा और अर्थ से लगभग आपके 2 प्रश्न एग्जाम में आएंगे, लगभग 5 प्रश्न तो आपके यही पहले से पूछ ले जाएंगे, मैं कंफर्म बता रहा हूँ आपको, तो एकदम से रट लीजिएगा इन प्रश्नों को, ठीक है। चले, प्रत्यक्षीकरण को परिभाषित करना है। प्रत्यक्षीकरण क्या होता है? प्रत्यक्षीकरण जो होता है एक मानसिक प्रक्रिया होती है। कैसी प्रक्रिया होती है प्रत्यक्षीकरण भैया? प्रत्यक्षीकरण जो है एक मानसिक प्रक्रिया होती है। कैसी मानसिक प्रक्रिया होती है? एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया होती है कि क्या होता है, इससे व्यवहार और मानसिक क्रियाओं का सही अध्ययन जो होता है प्रत्यक्षीकरण पर ही निर्भर करता है। खास करके चाहे व्यवहारिक क्रियाएं हो कोई, चाहे मानसिक क्रियाएं हो, ये दोनों की दोनों क्रियाएं जो होती हैं इसका अगर सही तरीके से हमको अध्ययन करना तो प्रत्यक्षीकरण पर ही एक प्रकार से इसका अध्ययन डिपेंड करता है, निर्भर करता है। तो वातावरण में प्राप्त होने वाली उत्तेजना का तत्कालिक ज्ञान कराने वाली मानसिक प्रक्रिया की मतलब मानसिक प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। क्या मैंने बताया कि वातावरण से प्राप्त होने वाली जो उत्तेजनाएं हैं, तो वातावरण से प्राप्त होने वाली जो उत्तेजनाएं हैं उन्हीं उत्तेजनाओं का ज्ञान कराने वाली जो मानसिक क्रिया होती है या मानसिक प्रक्रिया होती है उसी प्रक्रिया को प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। प्रत्यक्षीकरण की परिभाषा को देते हुए तमाम सारे विद्वानों ने अपने अपने बातें बताई हैं। प्रत्यक्षीकरण को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? प्रिसेप्शन बोलते हैं, ठीक है। प्रिसेप्शन बोलते हैं प्रत्यक्षीकरण को अंग्रेजी में। इसकी परिभाषा को देते हुए सन 1983 ईस्वी में 2 विद्वानों की मिलीजुली परिभाषा आती है। एटकिंसन महोदय हैं एक और दूसरे विद्वान हैं हिलगार्ड। इन दोनों की मिलीजुली परिभाषा है। इन दोनों ने कहा कि प्रत्यक्षीकरण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके दम पर जिसके द्वारा हम क्या करते हैं? प्रत्यक्षीकरण एक ऐसी प्रक्रिया, किसने कहा? एटकिंसन और हिलगार्ड ने 1983 में एक परिभाषा दी। कहा कि प्रत्यक्षीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम लोग वातावरण में उपस्थित उद्दीपकों की व्याख्या करते हैं और उसे संगठित करते हैं। जो वातावरण में उपस्थित जो चीजें हैं, उद्दीपक है, उनकी हम व्याख्या करते हैं और उसे संगठित करते हैं, ये प्रत्यक्षीकरण होता है, ठीक है। ये प्रिसेप्शन होता है। जबकि कोलमैन महोदय कहते हैं, कोलमैन महोदय ने परिभाषा दी 1977 में। उन्होंने कहा कि प्रत्यक्षीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव जो होता है अपने आंतरिक अंगों तथा अपने वातावरण के बारे में सूचना एक प्रकार से मिलती है। इससे क्या? प्रत्यक्षीकरण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिस प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है? जीव को, यानी कि चाहे मनुष्य है चाहे जंतु है, तो उस जीव को क्या होता है? अपने आंतरिक अंगों का और अपने वातावरण के बारे में सूचना मिलती है इस प्रक्रिया के द्वारा, प्रत्यक्षीकरण के द्वारा, कि भाई उसका आंतरिक अंग क्या क्या है। तो आंतरिक अंगों के बारे में, वातावरण के बारे में, इन सभी के बारे में सूचना मिलती है, ठीक है। प्रत्यक्षीकरण की ही प्रक्रिया के द्वारा होता है कि भाई हमारे अंदर क्या टैलेंट है, हम क्या हैं, ठीक है। ये सब चीजों के बारे में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन साहब देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भाई, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। अगला प्रत्यक्षीकरण तो आपका हो ही गया। इसके अलावा आइजैक महोदय कहते हैं, आइजनैक महोदय की परिभाषा भी है। उन्होंने कहा कि प्रत्यक्षीकरण जो होता है प्राणी का एक मनोवैज्ञानिक प्रकार ही होता है जिसका संबंध वातावरण की स्थिति या परिवर्तनों की सूचना ग्रहण करने तथा उसकी प्रणाली से होता है। डेम्बर महोदय कहते हैं कि प्रत्यक्षीकरण को उन्होंने एक व्यवस्था तथा मध्यस्थाकारी प्रकरणों का एक सेट बताया
किसने? डेम्बर महोदय ने। तो कुल मिलाकर के अगर देखें तमाम प्रकार की परिभाषाओं को पढ़ने के बाद में प्रत्यक्षीकरण को हम कैसे बता सकते हैं? प्रत्यक्षीकरण एक प्रकार से एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, एक मनोवैज्ञानिक प्रकार है, मध्यस्थताकारी और सूचना अवशोषण की एक व्यवस्था है जिसका संबंध वातावरण की उत्तेजनाओं से संबंध मतलब किसी संबंध से सूचना ग्रहण करके प्रोसेस करना होता है। तो कुल मिलाकर के प्रत्यक्षीकरण वही होता है आपका, ठीक है। वातावरण से सूचना ग्रहण करके उसको प्रोसेस यानी उसको आगे बढ़ाना होता है मनुष्य के द्वारा। तो एक प्रकार से ये चीजें होती हैं आपकी। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न आप देखेंगे, चौथा नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पावलोव के अधिगम सिद्धांत की कोई 5 विशेषताएं बताइए। पावलोव महोदय की अधिगम की विशेषताएं। अधिगम माने होता है सीखना। अधिगम माने क्या होता है भाई? सीखना। तो अधिगम के सिद्धांत हैं, उसके बारे में आपसे प्रश्न पूछा गया, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। अधिगम किसे कहते हैं भाई? सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। अधिगम सिद्धांत की कोई 5 विशेषताएं, पावलोव के अधिगम सिद्धांत की कोई 5 विशेषताएं आपसे पूछ रहा है, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे भाई। तो पावलोव के अधिगम की विशेषताएं कौन कौन सी हैं? पहली विशेषता आप देखेंगे, पहली विशेषता है अधिगम के मतलब कि जो पावलोव का सिद्धांत है अधिगम को लेकर के, अधिगम में मतलब अधिगम के सिद्धांत को लेकर के पावलोव महोदय ने कहा कि यह सिद्धांत अधिगम का एक आधारभूत सिद्धांत है, यानी बेसिक एक प्रकार से प्रिंसिपल है। दूसरी बात पावलोव महोदय ने कहा मतलब कि सिद्धांत के अंतर्गत इसकी विशेषता यह है कि यह सिद्धांत प्राणी की स्वाभाविक क्रियाओं के आधार पर अधिगम की व्याख्या करता है। तीसरी विशेषता अधिगम सिद्धांत की पावलोव के ये है कि यह अधिगम प्रक्रिया को एक वैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। इसके अलावा चौथी विशेषता इसकी यह है कि यह सिद्धांत यानी कि अधिगम का सिद्धांत जो कि पावलोव महोदय ने दिया है, यह सिद्धांत मानव अधिगम की उन यांत्रिक क्रियाओं के सीखने के लिए समुचित पुनर्बलन होता है जिसमें मानसिक शक्तियों के उपयोग की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे कि सुलेख, अक्षरों की बनावट कैसी है, चित्र कैसा है, ये सब एक प्रकार से इस सिद्धांत में उतना महत्व नहीं रखता है, ठीक है। पांचवी बात इस सिद्धांत की यह है अधिगम के कि यह सिद्धांत अस्वाभाविक उद्दीपकों के माध्यम से मनुष्य के स्वाभाविक जो अनुक्रियाएं होती हैं उनको करने के लिए प्रेरित करने के अवसर को उपलब्ध करवाता है यह सिद्धांत। छठवीं बात यह है कि वो जो मनुष्य चाहता है, जो क्रियाएं करना चाहता है, जो उसके अंदर चल रही होती है, जो उसमें जिसमें वो माहिर है, उसके लिए वो एक प्रकार से संभावनाएं प्रदान करता है। छठी बात, छठी विशेषता इस सिद्धांत की यह है कि यह सिद्धांत बालकों की शिक्षा के लिए क्या करता है? तमाम प्रकार की उपयोगी आधारभूत भूमि का निर्माण करता है, अवसर भी देता है। सातवीं विशेषता इस सिद्धांत की यह है अधिगम के सिद्धांत की पावलोव के कि इस सिद्धांत के द्वारा व्यक्ति को अपेक्षित दिशा में विकास करने के लिए अनुकूलन एक प्रकार से उसके तमाम प्रकार के अवसर दिए जाते हैं, यानी किस प्रकार से उसको रहना अपने हिसाब से सेट करे। आठवां इस सिद्धांत का विशेषता यह है कि यह सिद्धांत अनुकूलन की व्याख्या करते हुए बताता है कि उद्दीपक दूसरे उद्दीपक रूप में स्थापन किया जा सकता है। इस क्रिया को पावलोव ने यांत्रिक प्रतिस्थापन नाम दिया, ये बात आप ध्यान रखेंगे। पावलोव महोदय का जो ये सिद्धांत है अधिगम का, ये सीखने को लेकर के है कि भाई सीखने को लेकर के कैसा कैसा सिद्धांत हो सकता है, सीखना कैसे सीखना चाहिए, इसके बारे में उन्होंने बताया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न आप देखेंगे, स्मृति की परिभाषा दीजिए। स्मृति क्या है भाई? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। स्मृति क्या है? स्मृति किसे कहते हैं? आप सभी लोगों को पता होगा स्मृति के बारे में, ठीक है। स्मृति माने होता है याद, ठीक है। स्मृति माने क्या होता है भाई? स्मृति माने होता है आपका क्या? याद, ठीक है। स्मृति को परिभाषित कीजिए, आपसे पूछा गया है। देखें स्मृति क्या होती है। स्मृति की बात की जाए तो स्मृति की परिभाषा कई सारे विद्वानों ने दी है, तो खास करके वैसे स्मृति के संबंध में मनोवैज्ञानिकों की पहचान तथा संबद्धता पर जो है ये लोग बल देते हैं। वास्तविकता यह है कि स्मृति पहचानी ही जाए, मतलब पहचान ही है, चाहे संबद्धता से प्रभावित हो या किसी अन्य कारण से प्रभावित हो। यानी जो स्मृति होती है उसकी परिभाषा को देते हुए जेम्स ड्रेबर की अगर परिभाषा को हम समझेंगे तो अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो जेम्स ड्रेबर कहते हैं कि स्मृति जो होती है जीवित प्राणियों की विशेषता है, जिन गुणों के कारण से मतलब जिन गुणों के कारण प्राप्त अनुभवों के प्रभावों को पीछे छोड़ देता है, जो भावी व्यवहार तथा अनुभव में परिष्कार करते हैं, उन गुणों के कारण इतिहास होता है और जिसे वे अपने आप अंकित करते जाते हैं। तो स्मृति जीवित प्राणियों की यही विशेषताएं होती हैं। दूसरी बात विद्वानों ने बताई, स्टाउंट महोदय कहते हैं, वो कहते हैं कि स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है
यह आदर्श पुनरावृत्ति भूतकाल से प्राप्त अनुभवों तथा यथासंभव उसी रूप में पुनरुक्तिकरण है जिस रूप में उसे प्राप्त किया गया है। तो स्मृति माने जो आपने बहुत पहले देखा भूतकाल की चीज़ें हैं, उन्हीं के अनुभवों को आप वर्तमान में एक प्रकार से उसी तरीके से लागू करने का प्रयास तो इन्होंने बताया स्टाउंट महोदय ने। तीसरे विद्वान आते हैं वुडवर्थ। वुडवर्थ महोदय की बड़ी सिंपल सी परिभाषा, बड़ी छोटी सी परिभाषा है। वुडवर्थ महोदय कहते हैं कि अर्जित अनुभव के सीधे उपयोग को स्मृति कहते हैं, यानी कि जो आपने अभी तक अनुभव किया है, आपके जीवन में जो चीज़ें हैं, उन चीज़ों का जितने चीज़ों का आपने अनुभव किया है, वो सारी की सारी चीज़ों का आप कैसे उपयोग करते हैं, और जब आप उन चीज़ों का उपयोग करते हैं तो उसी उपयोग को हम स्मृति कहते हैं, ऐसा बताते हैं वुडवर्थ महोदय। बड़ी सिंपल सी परिभाषा है। इसके बाद में आते हैं जे.एस. रास महोदय। जे.एस. रास महोदय कहते हैं कि दो अस्पष्ट परिस्थितियों के बीच में होते हुए अनुभव से नई परिस्थिति से लाभ उठाने का कार्य ही क्या होता है, स्मृति होती है। मैकडूगल कहते हैं कि स्मृति भूतकाल की घटनाओं की कल्पना करती है एवं वह यह पहचानती है कि वे अपने ही गत अनुभव हैं, यानी स्मृति एक प्रकार से भूतकाल की घटनाएं होती जिसको आप याद करते हैं, जिसको एक प्रकार से दोबारा से याद करते हैं, दोबारा से वो घटनाएं आपके दिमाग में आती हैं, दोबारा से उस चीज़ को करने का आप प्रयास करते हैं। ठीक है, तो ये सब स्मृति होती है। स्मृति कई प्रकार की होती हैं, जिसको आप मेमोरी कहते हैं अंग्रेजी में स्मृति को। ठीक है, मेमोरी जैसे एक चिप होता है, मेमोरी होती है, उसमें जो चीज़ें आपने रिकॉर्ड करी वो बहुत दिनों पहले की थी, लेकिन आप फिर से जब उसको देखते तो एक प्रकार से स्मृति में वो चीज़ें आ जाती हैं, वो पुनरावृत्ति हो जाती है। तो वही चीज़ें होती हैं कि भाई आपने वीडियो बनाया 2010 का और आज आप वो वीडियो देख रहे हैं, तो एक प्रकार से फिर 2010 की चीज़ें आपको रिकॉल हो रही, याद हो रही, स्मृति में आ रही, तो वो स्मृति होती है। स्मृति कई प्रकार की होती है। एक स्मृति हो, देखिए स्मृति के कई प्रकार होते हैं, मैं आपको बताऊं। इस एक स्मृति होती है आपकी कौन सी, पहली स्मृति होती है रटंत स्मृति। किसी भी विषय वस्तु के वर्णन या प्रक्रिया को बिना सोचे समझे रट लेना, ये रटंत स्मृति कहलाती है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। दूसरी स्मृति होती है आपकी तार्किक स्मृति। तार्किक स्मृति का आधार क्या होता है, तर्क होता है। जब किसी ज्ञान को हम उसके कारण और प्रभाव के द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं तो वह भी तार्किक स्मृति कहलाती है। बच्चों को तार्किक स्मृति का ज्ञान कराना उनके भावी जीवन के लिए अत्यंत लाभदायक होता है। ठीक है, तीसरी स्मृति होती है आपकी अस्थायी स्मृति। अस्थायी स्मृति की बात की है तो यह स्मृति वयस्क और प्रौढ़ व्यक्तियों में पाई जाती है, जो बड़े लोग होते हैं, मतलब कि जो एज में जैसे कि जो है वयस्क हैं, बड़े हैं, प्रौढ़ हैं, जो समझ चुके हैं, पढ़ लिख चुके हैं, तो एक प्रकार से इसमें विवेक और तर्क होता है अस्थाई जो है अस्थाई स्मृति में। चौथी जो स्मृति होता है वो कौन सी स्मृति भाई, चौथी स्मृति आपकी है अस्थाई या तत्कालिक स्मृति। यह स्मृति केवल उतने समय के लिए होती है जितनी इसकी आवश्यकता होती है। जैसे सिनेमा हॉल में बैठ करके देखी जाने वाली कहानी उसी समय तक याद रहती है, बाद में हाल से निकलते ही सारी चीज़ें आपको, मतलब कुछ चीज़ें भूल जाती हैं, बहुत सी बातों तथा तथ्यों को आप भूल जाते हैं, बहुत सी चीज़ें याद रहती हैं। तो एक प्रकार से ये होती है आपकी अस्थाई या तत्कालिक स्मृति, जो आपने उस समय देखा, उस समय अनुभव किया और कुछ समय के लिए याद रही, फिर भूल गए आप। तो एक प्रकार से ये चार प्रकार की स्मृतियाँ होती हैं। कौन कौन सी स्मृति होती है आपकी भाई, पहली स्मृति है रटंत स्मृति, यानी कि जो एक प्रकार से कोई लगातार आप रट रहे हैं वो आपको याद आ रही है बाद में, तो रटंत स्मृति। दूसरी स्मृति आपकी है तार्किक स्मृति, यानी जब तर्क को आधार बना करके कोई व्यक्ति जो होता है कोई चीज़ को रिकॉल करता है, याद करता है, तो तार्किक स्मृति हो गई। तीसरी स्मृति होती है आपकी अस्थाई, यानी कि जो वयस्कों में पाई जाती है, जो एक प्रकार से जो बड़े लोग हो जाते हैं, प्रौढ़ हो जाते हैं, सारी चीज़ों से लसोलैस हो जाते हैं, सब कुछ उनको ज्ञान हो जाता है, उसके बाद में जो उनकी विचारधारा या स्मृति होती है तो होती है अस्थाई स्मृति। और चौथी होती है यानी कम समय के लिए, उसको बोलते हैं अस्थाई, जो कि कभी भी भंग हो सकती है। यानी कि जैसे मैंने आपको सिनेमा हॉल का उदाहरण दिया कि आपने कोई मूवी देखा, तो मूवी देखने के बाद में हीरो हीरोइन तो याद रह जाते हैं कौन है, लेकिन उसकी जो स्टोरी होती है या फिर और जो मध्यांतर की चीज़ें होती हैं, जो बीच में चीज़ें होती हैं या फिर और कुछ चीज़ें, वो आप भूल जाते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती हैं आपकी स्मृति। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका, छठा नंबर प्रश्न देखेंगे, विस्मरण किसे कहते हैं। विस्मरण क्या होता है भाई, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। विस्मरण, विस्मरण को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, फॉरगेटिंग बोलते हैं अंग्रेजी में विस्मरण को, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो विस्मरण की परिभाषा को देते हैं, चूंकि विस्मरण की अगर बात की जाए तो मनोविश्लेषणवाद का प्रभाव भी आप देखेंगे इस पर पड़ता है, विस्मरण पर। और सिगमंड फ्रायड एक व्यक्ति हैं, आपने नाम सुना होगा सिगमंड फ्रायड का। तो सिगमंड फ्रायड जो है ये मनोविश्लेषणवादी विचारक हैं, और इनका प्रभाव आप देखते हैं हिंदी साहित्य के भी कई कवियों पर आपको दिखाई पड़ता है, जैसे कि यज्ञ हो गए या फिर जो जैनेंद्र कुमार हैं, ये सब हो गए। ठीक है ना, ये जितने भी आपको मिलेंगे प्रयोगवादी कवि, उनमें आपको सिगमंड का मनोविश्लेषणवाद का प्रभाव अधिक मात्रा में दिखाई पड़ेगा।
अच्छा, यहाँ पर मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ विस्मरण के बारे में। तो विस्मरण की परिभाषा को देते हुए सिगमंड फ्रायड जो है कहते हैं कि अप्रिय अनुभवों को, जो अप्रिय अनुभव हैं आपके, उन अनुभवों को स्मृति से दूर रखने की प्रवृत्ति को विस्मरण कहते हैं। ठीक है, फॉरगेटिंग कहते हैं, यानी कि जो आपको अप्रिय, आ माने होता है नहीं, ना, जब भी किसी शब्द के आगे आ लग जाए इसका मतलब होता है नहीं। तो अप्रिय जो चीजें होती है, यानी जो आपको अच्छी नहीं लगती हैं ऐसी चीजें, उन अनुभवों को, या फिर ऐसे विचार, ऐसे अनुभव, ऐसी चीजें जो आपको अच्छी नहीं लगती हैं, उनको अपनी याद से, अपनी स्मृति से, अभी मैंने स्मृति के बारे में बताया, अपनी याद से दूर रखने की प्रवृत्ति जो होती है, यानी कि वो हमको याद ही ना आए, उसको विस्मरण कहते हैं, उसको भूलना कहते हैं, उसको फॉरगेटिंग कहते हैं। क्लियर? ये बताया किसने? फ्रायड महोदय ने। बड़ी सिंपल सी परिभाषा फ्रायड की। उन्होंने कहा कि अप्रिय अनुभवों को स्मृति से दूर रखने की प्रवृत्ति को ही हम क्या कहते हैं? विस्मरण कहते हैं। इसके अलावा आते हैं मन। मन महोदय की बात की जाए, ये भी एक बहुत बड़े, एक प्रकार से जो है साइकोलॉजिस्ट हैं, यानी कि मनोवैज्ञानिक हैं। तो ये कहते हैं मन महोदय की जो कुछ सीखा गया उस धारणा की असफलता का नाम ही विस्मरण है। यानी कि जो आपने सीखा उस धारणा को अगर आप भूल जाएं, या वो उस अवधारणा को जो आपने समझा उसमें आगे चल करके उसको बताने में आप असफल हो जाएं, तो ऐसी प्रकार की स्थिति को हम विस्मरण कहते हैं, फॉरगेटिंग कहते हैं। तीसरे विद्वान आते हैं इंग्लिश और इंग्लिश। ये एक प्रकार से आप देखेंगे दो लोग हैं। इन्होंने कहा कि पूर्व में सीखी गई किसी वस्तु के संबंध में विस्मरण वह अस्थायी एवं स्थायी हानि होती है जिसके कारण से पुनः स्मरण, पहचान अथवा कार्य करने की योग्यता समाप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से विद्वानों ने अलग अलग तरीके से परिभाषा बताई विस्मरण की। वैसे प्रसिद्ध विद्वान एबिंगहास महोदय कहते हैं कि विस्मरण को एक मानसिक प्रक्रिया का स्वरूप मानते हैं वह, और कहते हैं कि विस्मृति एक प्रकार की निष्क्रिय प्रक्रिया होती है। विस्मृति क्या होती है? अच्छा, एक मैंने अभी आपको स्मृति पढ़ाई होगी। स्मृति, स्मृति माने होता है याद करना, जो भूतकाल की चीजें हैं उनको याद करना, तो वो होती है स्मृति। लेकिन जो भूतकाल की चीजें उनको भूलना, वो होती है आपकी कौन सी? वो होती है आपकी विस्मृति। विस्मृति माने होता है बी या आ लग जाए, जिसका मतलब होता है नहीं। किसी शब्द के आगे अगर बी लग जाए, आ लग जाए, तो उसका मतलब सीधा सा निगेटिव होता है, नकारात्मक होता है, नहीं होता है। तो एबिंगहास कहते हैं कि विस्मृति एक प्रकार की निष्क्रिय प्रक्रिया है, यानी कि जो आपका ये फॉरगेटिंग है, विस्मरण है या विस्मृति है, वो एक प्रकार से क्या है? निष्क्रिय प्रक्रिया है। ठीक है, तो एक प्रकार से ये आपको विस्मृति के बारे में कुछ बातें समझ में आ गई। क्लियर? आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, 7वां नंबर प्रश्न है आपका, बुद्धि क्या है? बुद्धि किसे कहते हैं? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। बुद्धि के बारे में आप सभी को पता होगा, बुद्धि की परिभाषा किस तरीके से विद्वानों ने दी है, इसको बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है सभी लोग, बुद्धि किसे कहते हैं भाई? बुद्धि क्या है? तो बुद्धि की अगर बात की जाए तो बुद्धि जो है, एक टर्मन महोदय आते हैं, वो भी मनोवैज्ञानिक ही है टर्मन। तो टर्मन महोदय बुद्धि की परिभाषा बड़ी जो है सिंपल सी परिभाषा में देते हैं, मतलब सिंपल शब्दों में वो कहते हैं कि बुद्धि जो होती है वो अमूर्त चिंतन की योग्यता होती है। अमूर्त चिंतन क्या होता है आपका, ये भी समझो। अमूर्त चिंतन का मतलब जैसे चिंतन जो होता है आपका अमूर्त ही होता है। चिंतन यानी विचारधारा, ठीक है। चिंतन और अमूर्त का मतलब होता है जिसकी कोई साकार मूर्ति ना हो। मूर्ति का मतलब क्या होता है कि जिसका कोई साक्षात्कार ना हो, मतलब कि कोई रूप ना हो, कोई रंग ना हो, ना तो उसको आप छू सके, ना उसको आप देख सके, वो होते वो चीजें अमूर्त होती है। जैसे कि समाज एक अमूर्त अवधारणा है, आपने समाजशास्त्र में पढ़ा होगा। तो इसी प्रकार से विचार अमूर्त होते हैं, जो क्रियाएं होती हैं वह अमूर्त होती हैं, ठीक है। भावनाएं अमूर्त होती हैं, यानी कि ये चीजें एब्स्ट्रैक्ट होती हैं। एब्स्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है? डोंट टच डोंट सीन, ठीक है। यानी जिसको आप ना तो देख सकते हैं ना ही आप उसको टच कर सकते हैं, बस केवल महसूस कर सकते हैं। तो वही अमूर्त चिंतन होता है। क्या? अमूर्त चिंतन की योग्यता, अमूर्त चिंतन की जो एबिलिटी होती है, उसी एबिलिटी को हम बुद्धि कहते हैं, उसी को हम इंटेलिजेंस कहते हैं अंग्रेजी में, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद में टर्मन महोदय के बाद में वुडवर्थ आते हैं। वुडवर्थ भी कहते हैं कि बुद्धि जो होती है वो कार्य करने की एक विधि होती है। क्या कहा वुडवर्थ महोदय ने? कि बुद्धि जो होती है वह कार्य करने की क्या होती बाबू? एक विधि होती है कार्य करने की, ठीक है। इसके बाद में विलियम स्टर्न महोदय आते हैं। विलियम स्टर्न कहते हैं कि बुद्धि जो होती है वह नवीन परिस्थितियों के साथ समायोजन करने की योग्यता होती है। क्या कहा
विलियम स्टर्न महोदय ने कहा कि बुद्धि जो होती है वो नए परिस्थिति जो होती है, नवीन परिस्थितियां जो होती हैं उनके साथ समायोजन करने की एक एबिलिटी, एक योग्यता होती है व्यक्ति के अंदर, ठीक है, उसको बुद्धि कहते हैं। जबकि कॉल्विन महोदय आते हैं, ठीक है, कॉल्विन महोदय क्या कहते हैं बुद्धि की परिभाषा को लेकर के? कॉल्विन महोदय कहते हैं कि यदि व्यक्ति जो होता है वो अपने वातावरण के साथ समायोजन करने की योग्यता रखता है तो उसमें बुद्धि होती है। यानी बुद्धि के द्वारा व्यक्ति अपने वातावरण के साथ समायोजन स्थापित करता है, वातावरण के नियमों को, कायदे को, कानून को, मापदंडों को, मूल्यों को, सबको समझता है। तो कहीं ना कहीं पे कॉल्विन महोदय की परिभाषा बड़ी जबरदस्त परिभाषा है, और निश्चित तौर पर अगर ये परिभाषा आप लिख देंगे अपनी कॉपी में तो आपको नंबर मिलेगा। तो कॉल्विन महोदय की परिभाषा आप याद रख लीजिएगा, वुडवर्थ की, टर्मन की, इनको भी याद रख लीजिएगा। छोटी छोटी परिभाषाएं हैं बुद्धि से। आपका लगभग और लगभग अगर बुद्धि चैप्टर आपने तैयार कर लिया तो लगभग 10 क्वेश्चंस आपके एकदम से कंफर्म है, तैयार हो गए। तो बुद्धि क्या है? बुद्धि, कॉल्विन महोदय कहते हैं कि यदि व्यक्ति अपने वातावरण के साथ समायोजन करने की योग्यता रखता है तो उसमें बुद्धि है। बुद्धि के द्वारा ही वह व्यक्ति अपने वातावरण के साथ समायोजन स्थापित करता है, सामंजस्य स्थापित करता है, वातावरण के नियमों को समझता है, पर्यावरणीय शिक्षा के बारे में जानता है, पर्यावरणीय उन्नयन को परखता है और उस उन्नयन को खत्म करने का प्रयास करता है। जबकि इसके बाद में आते हैं पिंटनर महोदय। पिंटनर महोदय कहते हैं कि जीवन की नवीन परिस्थितियों के साथ, अच्छा, जीवन की नवीन परिस्थितियां, अगर आपके समक्ष कोई चैलेंज आ जाए, कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए जिस परिस्थिति से आपका पहले सामना ना हुआ हो, तो उस समय आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करके उस परिस्थिति का सामना करते हैं। तो पिंटनर महोदय कहते हैं कि जीवन की नवीन परिस्थितियों के साथ समायोजन करने की जो एबिलिटी होती है, जो योग्यता होती है, उसी योग्यता को तो बुद्धि कहते हैं हम, ठीक है। तो इस प्रकार से बुद्धि की परिभाषा तमाम प्रकार के विद्वानों के अनुसार हमने समझी। तो हम कह सकते हैं बुद्धि क्या है? एक पहली बात, बुद्धि क्या है? बुद्धि सीखने की एक योग्यता है। दूसरी बात हम कह सकते हैं कि बुद्धि जो होती है यह अमूर्त चिंतन की एक योग्यता है। तीसरी बात हम यह भी कह सकते हैं तमाम सारे विद्वानों को पढ़ने के बाद में कि बुद्धि जो होती है यह वातावरण के साथ समायोजन करने की योग्यता डेवलप करती है या योग्यता होती है। इसके अलावा चौथी बात हम यह भी कह सकते हैं इतनी परिभाषाओं को पढ़ने के बाद में कि बुद्धि जो होती है अनुभवों को प्रयोग करने की एक योग्यता होती है। पांचवी बात हम यह भी कह सकते हैं बुद्धि के संदर्भ में कि बुद्धि जो होती है समस्या का समाधान करने की योग्यता होती है। इसके अलावा छठी बात हम बुद्धि के संदर्भ में यह भी बता सकते हैं आपको कि बुद्धि एक विशेष प्रकार की एबिलिटी होती है, एक विशेष प्रकार की योग्यता होती है, और इन योग्यताओं का संयोगीकरण होता है बुद्धि, जिसकी सहायता से व्यक्ति विवेकपूर्ण चिंतन कर सकता है। यानी बुद्धि के द्वारा ही व्यक्ति चिंतनशील होता है। एक बुद्धि के द्वारा ही व्यक्ति क्या होता है? मनोवैज्ञानिक बनता है, शिक्षा शास्त्री बनता है, दर्शन शास्त्री बनता है। वो चिंतन कर सकता है, किसी चीज को देखने के बाद में अपनी बुद्धि का प्रयोग करके उस वस्तु के संदर्भ में कुछ विचार दे सकता है, कुछ थॉट दे सकता है, तो वह बुद्धि होती है। बुद्धि कई प्रकार की होती है। वैसे थॉर्नडाइक महोदय ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं। थॉर्नडाइक आपसे एग्जाम में पूछा थॉर्नडाइक ने बुद्धि कितने प्रकार बताए, तो थॉर्नडाइक महोदय ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं। कौन कौन से? पहली बुद्धि उन्होंने बताई कौन सी भाई? पहली बुद्धि है सामाजिक बुद्धि। दूसरी बुद्धि कौन सी बताई? अमूर्त बुद्धि। और तीसरी बुद्धि कौन सी बताई उन्होंने? तीसरी बुद्धि बताई मूर्त बुद्धि। सामाजिक बुद्धि का मतलब होता है आपका सोशल इंटेलिजेंस, और इसके अलावा अमूर्त बुद्धि का मतलब होता है एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, और मूर्त बुद्धि का मतलब क्या होता है? एक प्रकार से कॉन्क्रीट इंटेलिजेंट। सामाजिक बुद्धि वह बुद्धि होती है जिसमें सामान्य मानसिक क्षमता से एक प्रकार से तात्पर्य लिया जाता है सामान्य बुद्धि, सामाजिक बुद्धि का। इसके द्वारा क्या होता है? व्यक्ति अन्य व्यक्तियों को ठीक ढंग से समझता है। ऐसे लोगों का सामाजिक संबंध बहुत अच्छा होता है जो सामाजिक बुद्धि से परिपूर्ण होते हैं। समाज में इनकी प्रतिष्ठा अधिक होती है सामाजिक बुद्धि वाले व्यक्तियों की। और एक दूसरी बुद्धि होती है अमूर्त बुद्धि। अमूर्त बुद्धि वह क्षमता है जिसके सहारे व्यक्ति शाब्दिक तथा गणितीय संकेतों व चिन्हों को आसानी से समझ सकता है। ऐसा व्यक्ति जिसमें अमूर्त बुद्धि अधिक होती है प्रायः एक सफल कलाकार या एक गणितज्ञ होता है, जिसमें खास करके अमूर्त बुद्धि पाई जाती है। और एक होती है आपकी मूर्त बुद्धि। मूर्त बुद्धि से तात्पर्य ऐसी मानसिक क्षमता से होता है जिसके सहारे क्या होता है? व्यक्ति ठोस वस्तुओं के महत्व को पहचानता है कि ठोस जो चीजें हैं उनका महत्व क्या है, उनका इंपॉर्टेंस क्या है, उसको पहचानने में मूर्त बुद्धि मदद करती है। और उसका ठीक ढंग से तमाम प्रकार की परिस्थितियों के साथ कैसे प्रयोग करना है उस ठोस वस्तु का, ये मूर्त बुद्धि का काम होता है। तो ये 3 प्रकार की बुद्धि किसने बताई? थॉर्नडाइक महोदय ने बताई। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ये बुद्धि के प्रकार हो गए जो कि मैंने आपको बताए। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं और भी चीजों को जानने का प्रयास। क्लियर? और बुद्धि व्यक्ति की जन्मजात होती है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। कुछ बुद्धियां जन्मजात होती हैं।
बुद्धि के द्वारा व्यक्ति अतीत के अनुभव से लाभ भी उठाता है। बुद्धि व्यक्ति की नवीन परिस्थितियों से समायोजन करने में सहायक होती है। बुद्धि के द्वारा व्यक्ति परिस्थिति को समझता है। बुद्धि व्यक्ति का अमूर्त चिंतन करने की क्षमता प्रदान करती है। बुद्धि व्यक्ति की आलोचनात्मक दृष्टिकोण का विकास करती है। बुद्धि जटिल समस्याओं को हल करने तथा उन्हें सरल बनाने में सहायक होती है। तो बुद्धि कहीं ना कहीं पे सत्य, असत्य, नैतिक, अनैतिक तमाम प्रकार के कार्यों को करने की एक प्रकार से बताती है कि कौन सा कार्य सही है, कौन सा गलत है। तो ये एक प्रकार से इसकी योग्यता को डेवलप करती है। बुद्धि का विकास जन्म से आप देखते हैं किशोरावस्था से लेकर के मध्यकाल तक ही होता है। और बालक और बालिकाओं की जो बुद्धि होती है उसमें विशेष अंतर नहीं होता, लगभग बुद्धि एक ही जैसी होती है। कुछ लोग कहते हैं कि जो है घुटनों में दिमाग होता है, वो गलत अवधारणा है, वो गलत बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है, 8वां प्रश्न आपका है, सुषुम्ना नाड़ी क्या है? सुषुम्ना नाड़ी के बारे में आपसे पूछ रहा है भाई, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। बुद्धि को लेकर कई सारे परीक्षण भी किए गए, भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, प्रश्न आपका क्या पूछा गया, सुषुम्ना नाड़ी क्या है? तो सुषुम्ना नाड़ी की अगर बात की जाए, सुषुम्ना नाड़ी क्या है भाई? सुषुम्ना जो एक प्रकार से नाड़ी होती है, जो मनुष्य की रीढ़ की हड्डी होती है, उसी रीढ़ की हड्डी यानी जिसको आप बैक बोन बोलते हैं, उसी के बीच में रस्सी की जैसी, उसी के शकल की जैसी एक सफ़ेद कलर की, सफ़ेद पदार्थ की एक जो है नाड़ी होती है, एक सफ़ेद कलर के रूप में स्थित होती है। ऐसे पदार्थ को हम सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। और यह मानसिक जो मस्तिष्क का जो होता है उससे लेकर के कूल्हों तक स्थित होती है। यद्यपि इसका आकार रस्सी की तरह होता है, लेकिन यह छोटी उंगली से भी अधिक मोटी नहीं होती, मतलब उसके जैसी होती है। और इसमें 2 तह होती है इस नाड़ी में। ऊपर की तह जो होती है सफ़ेद कलर की होती है, वाइट मैटर से बनी होती है। और नीचे की तरह जो तह होती है वो भूरे पदार्थ की होती है, ब्राउन मैटर से बनी हुई होती है। और आप देखते हैं इसको एक प्रकार से खास करके जो है आपको बता दूं, जो सुषुम्ना नाड़ी होती है इसको अंग्रेजी में स्पिनल कॉर्ड भी कहते हैं। और एक स्नायु संधि भी होती है। ठीक है, तो स्नायु संधि भी एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे इसी से संबंधित है। तो इसको समझने का प्रयास करते हैं हम आगे चल करके। तो कहीं ना कहीं पे ये एक प्रकार से मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया में सुषुम्ना नाड़ी बहुत योगदान देती है, इसीलिए इसको हम यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। आपको कभी भी आपने देखा होगा जो लोग पढ़ने के लिए सलाह देते हैं, वो कहते हैं कि जब आप सीधी हड्डी करके बैठते हैं, रीढ़ की हड्डी, तो चूंकि जब वो सुषुम्ना नाड़ी जो होती है वो भी सीधी होती है, उससे दिमाग का अटैचमेंट होता है, तो आप अच्छी जानकारी जो भी आप पढ़ते हैं वो एक प्रकार से याद रह जाता है। तो ये सुषुम्ना नाड़ी के ही कार्य होते हैं। ठीक है, तो ये हो गई सुषुम्ना नाड़ी के बारे में कुछ बातें, 50 शब्दों में लिखना था। अगला क्वेश्चन आपका 9वां नंबर प्रश्न आप देखेंगे, स्नायु क्या है? स्नायु किसे कहते हैं भाई? तो स्नायु जो होता है ये दैहिक मनोवैज्ञानिक मतलब मनोविज्ञान के क्षेत्र में स्नायु जो होता है एक प्रकार से उससे संबंधित समस्याओं का अध्ययन किया जाता है स्नायु में। और परंतु आप देखते हैं फिर भी आज तमाम प्रकार के स्नायु से संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं वर्तमान समय में, जिसका समाधान विज्ञान के द्वारा भी नहीं हो पाया है और उसमें लोग लगे हुए हैं। स्नायु एक नाड़ी होता है, उसी मतलब कि तो स्नायु नाड़ी संस्थान की संरचनात्मक इकाई होती है एक। और स्नायु में यह क्षमता भी होती है कि वह नाड़ी आवेश को, मतलब नाड़ी का जो आवेश होता है, चाहे सुषुम्ना की बात की जाए अन्य नाड़ियों की बात की जाए, तो उसको उस नाड़ी के आवेग को अपनी पूरी लंबाई तक प्रभावित करती है जो स्नायु तंत्र होता है। और इस आवेग को दूसरे स्नायु यानी मांसपेशी अथवा ग्रंथि तक पहुंचा सके, यह भी एक प्रकार से इसकी स्नायु की काम होता है। स्नायु की लंबाई जो होती है 10 मिलीमीटर से लेकर के 1 फीट तक भी हो सकती है। स्नायु का सर्वाधिक चौड़ा भाग उसका जीवकोश कहलाता है। तो ये स्नायु की कुछ बातें थी जो कि मैंने आपको बताई। अगला प्रश्न आप देखेंगे, अगला प्रश्न आपका 10वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भाई, सभी लोग देखेंगे। अभिप्रेरणा की परिभाषा दीजिए। अभिप्रेरणा क्या होती है? अभिप्रेरणा यानी कि जिसको आप